सो हर हफ्ते आपको कैल्शियम मेजर करना, इसीलिए मैंने बोला कि कैल्शियम आपको 480 के आसपास रखना चाहिए, ताकि 480 से 380 आने में 7 दिन का डिफरेंस उसको मिल जाए, टाइम उसको मिल जाए। The complete book of the Marine Aquarium. The complete book of the Marine Aquarium is a fully accessible and groundbreaking reference book which provides expert advice on how to achieve just this. Hi, welcome to Seascapes. नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। Hi guys, welcome back. Welcome once again for our next episode, and that is episode number 10. It is a continuation part for the previous episode, that is water management and its control. The water management and its control उसी का continuation part है। एक एपिसोड में उसको कवर करना संभव नहीं हुआ, इसलिए इसका नेक्स्ट एपिसोड है, उसका कंटिन्यूशन पार्ट है। दोनों इंटरलिंक है, दोनों एपिसोड इंटरलिंक है, इसलिए दोनों एपिसोड आप ज़रूर देखें पूरी तरह समझने के लिए, पूरा जानकारी पाने के लिए। दोनों एपिसोड बहुत कोरिलेटेड है। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कमेंट में जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो जो जनरल क्वेश्चन है, जो आंसर सबके लिए ज़रूरी है, वो आंसर भी मैं देने वाला हूँ। और आने वाले कमेंट में आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होगा, सबके लिए यूनिफॉर्म क्वेश्चन होगा, सबके लिए आंसरेबल होगा, वो मैं ओपन वीडियो में ही आपको आंसर दूंगा, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आंसर दिया हूँ और इस वीडियो में भी आंसर देने जा रहा हूँ। सो दैट आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विथ यू। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे पसंद है आप लोगों से इंटरेक्ट करना, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग सवाल पूछे, मैं उसका जवाब दूँ, मेरे पास जहाँ तक जितना जानकारी है मैं जवाब दूँ। अगर कभी कोई जवाब मुझे मालूम ना रहा तो मैं आप लोगों से पूछ लूँगा। अगर आप लोगों में से कोई किसी को वो जवाब पता रहेगा तो आप मुझे वो जवाब दे दीजिएगा। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, ये डिस्कशन के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है। जैसा मैंने कि पहले ही आपको कहा है कि ये जो यूट्यूब का जो सीरीज़ है, ये जो चैनल है, ये जो सीरीज़ है, ये वर्ल्ड में अपने आप में अनोखा चैनल है, अनोखा सीरीज़ हो रहा है। द कंप्लीट बुक ऑफ द मरीन एक्वेरियम तो एक ज़रिया है, लेकिन इस ज़रिए से हम एवरीथिंग अबाउट मरीन एक्वेरियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले दिन में मरीन के ऊपर जितने भी जानकारी हो, जितने भी डिस्कशन हो, जितने भी टॉपिक हो, मैं कोशिश करूंगा सारे डिस्कशन, सारे टॉपिक, सारे जानकारी को शेयर करने के लिए, ताकि आप ये सीरीज़ ख़त्म होते होते आप खुद में एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाए मरीन एक्वेरियम के। मिस्टर सौरभ भारका, उन्होंने पूछा कि उनके टैंक 5 हफ्ते हुए हैं और उनका TDS जब वो पानी रिफ़िल किए थे, प्रिपरेशन किए थे, तो TDS था 45, और अभी उनके टैंक में बहुत ज़्यादा ब्राउन एल्गी हो रहा है। वो लाइट ऑफ करके भी वो ब्राउन एल्गी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो मिस्टर सौरभ, आपके इस क्वेश्चन का सवाल का मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले ब्राउन एल्गी का जो वजह है वो सिर्फ लाइट ही नहीं है, लाइट के साथ फॉस्फेट भी है। आप अपने टैंक में पानी में फॉस्फेट मेजर कीजिए। फॉस्फेट का रेशियो भी आज का ही वीडियो में हम फॉस्फेट के बारे में भी बातचीत करेंगे, पैरामीटर के बारे में। तो आप फॉस्फेट चेक कीजिए कि आपका फॉस्फेट कितना है, नाइट्रेट कितना है। फॉस्फेट हाई होने से, नाइट्रेट हाई होने से ब्राउन एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और शुरुआती दौर में, जैसे कि आपने कमेंट में लिखा है कि आपका टैंक 5 हफ्ता हुआ है, इसका मतलब आपका टैंक 30 से 35 दिन हुआ है। तो ये ही वो पीरियड है जिस पीरियड में नाइट्रेट और फॉस्फेट पीक लेता है। जब नाइट्रेट और फॉस्फेट पीक लेता है तब ब्राउन एल्गी बहुत ज़्यादा होना बहुत लाजमी है, बहुत कॉमन है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप एक बार अपने टैंक में 20% वाटर चेंज कर लीजिए। जैसे ही नाइट्रेट फॉस्फेट थोड़ा डाउन हो जाएगा और खाना आप जो फिशेस को दे रहे हैं वो खाना वेस्ट ना हो,
ज़्यादा खाना वेस्ट ना हो, उतना ही खाना दीजिए जो खाना फिशेस खा ले, वेस्ट ना हो खाना। तो आप देखिएगा कि आने वाले दिन में आपका ब्राउन एल्गी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ब्राउन एल्गी के लिए 2 फैक्टर है, एक फैक्टर है नाइट्रेट और फॉस्फेट और दूसरा है ब्लू लाइट। आप आपके टैंक में कौन सा कलर का लाइट जला रहे हैं? ब्लू लाइट शायद आप बहुत ज़्यादा जला रहे हैं। ब्लू लाइट ज़्यादा जलाने की वजह से ब्राउन एल्गी बहुत ज़्यादा होता है। लाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है शायद आपका लाइट प्रॉपर केल्विन का नहीं है या प्रॉपर लाइट नहीं है मरीन का। लाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से और वाटर पैरामीटर में फॉस्फेट और नाइट्रेट की गड़बड़ी की वजह से ब्राउन एल्गी बहुत ज़्यादा होता है। आप अपना लाइट को थोड़ा चेक कीजिए, फॉस्फेट और नाइट्रेट को थोड़ा चेक कीजिए और ये चेक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा ये कहना कहाँ तक आपके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज फॉस्फेट। फॉस्फेट आइडियली क्लोज टू बी 0 और 0.01 mg/L। मीन्स फॉस्फेट आपके टैंक में 0 होना है या 0 से थोड़ा ज़्यादा 0.01, उतना फॉस्फेट ही आप अलाउ कर सकते हो एक सक्सेसफुल मरीन टैंक के लिए। फॉस्फेट एक कंपाउंड है जो कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के मिलित रूप से बनता है, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइन्यूट रूप में ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर मरीन टैंक में आपको फॉस्फेट पैदा तो होता ही रहता है, लेकिन जितना कम आप इसको मेंटेन कर पाओ, बहुत माइन्यूट रूप में इसकी ज़रूरत होता है, इसलिए फॉस्फेट को भी कम ही रखना है। नेचुरल सी वाटर में ये फॉस्फेट लेवल होता है, तो ये फॉस्फेट लेवल आपको मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। मिस्टर सौरभ, आपका जो क्वेश्चन था कि आपके टैंक में 5 हफ्ते हो गए और आपके टैंक में बहुत ज़्यादा एल्गी हो रहा है, तो ये एल्गी की वजह आपका फॉस्फेट आप चेक कीजिए, ज़रूर आपके टैंक में फॉस्फेट बहुत ज़्यादा है और फॉस्फेट ज़्यादा होने की वजह से आपका एल्गी, ब्राउन एल्गी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हालांकि मेरे एक्वेरियम में आप अब तक देख चुके हैं सारा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी पैरामीटर को रैंक नहीं दे सकते कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, सब एक दूसरे से साथ रिलेटेड है, तो सभी पैरामीटर ही पहला है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है दैट इज एमोनिया और एमोनियम। आइडियली 0 mg/L होना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है, जैसे कि एमोनिया और एमोनियम एक दूसरे के परिपूरक है। मीन्स एमोनिया होता है तो एमोनियम होता है, एमोनियम होता है तो एमोनिया होता है। एमोनिया कभी भी एमोनियम में बदल सकता है, एमोनियम एमोनिया में बदल सकता है। जब मैच्योरेशन पीरियड रहता है, जब पानी स्टेबल होने के दौरान पानी में एमोनिया एमोनियम थोड़ा बढ़ता रहता है, और ये एक्सचेंज फेज है, डीमिनरलाइजेशन का जो फेज है, नाइट्रिफिकेशन का जो फेज है, इस फेज में एक फेज आता है एमोनिया एमोनियम का, जो ब्रेकडाउन होकर फर्दर ऑर्गेनिक एसिड, फिनॉल और नाइट्राइट में कन्वर्ट होते रहते हैं, जो नाइट्रोजन का जो फेज रहता है। तो ये फेज में ये एमोनिया और एमोनियम दोनों ही फिशेस और इन्वर्टिब्रेट के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत घातक होता है, बहुत डेडली होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पर जाने दैट इज एमोनिया और एमोनियम डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द वाटर। अगर पीएच और टेम्परेचर में डिफर आया तो एमोनिया एमोनियम में भी डिफर आएगा। मीन्स एमोनिया और एमोनियम पीएच और टेम्परेचर दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पीएच 8.3 से बिलो हो जाए, अगर pH 8.3 से बिलो हो जाए, 8.3 के नीचे आ जाए और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, तो एमोनिया एमोनियम पानी में बढ़ जाता है। एमोनिया एमोनियम बढ़ जाने पर आपके टैंक में फिशेस डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के टैंक में आप लोग देखे होंगे कि मछली का स्किन जल जाता है, ये मछली का स्किन बर्न हो जाता है, पाउडर ब्लू का स्किन जल गया, बर्न हो गया। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? ये होता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है थोड़ा सा, जब पीएच घट जाता है और एमोनिया एमोनियम बढ़ जाता है, तब क्या होता है, ये इतना टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है कि मछली के स्किन का जो ऊपर की लेयर का जो म्यूकस होता है वो म्यूकस बर्न आउट हो जाता है, वो स्किन जल जाता है, वो म्यूकस बर्न हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो फिश मर जाता है, उसका आँख जल जाता है, आँख खराब हो जाता है, स्किन खराब हो जाता है, फिन खराब हो जाता है, फिन में लाल 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 पैचेस आ जाते हैं, स्किन में घाव आ जाते हैं लाल लाल। ये सारी चीज़ का रीज़न है एमोनिया एमोनियम बढ़ जाना, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाना और पीएच का घट जाना। ये these all are co-related. You need to know and you need to check it regular interval. Next का जो हमारा जो टॉपिक है that is nitrite. Nitrite should be ideally 0 mg/L. ये नाइट्राइट भी और एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो 0 होना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि बहुत लोगों के टैंक में ये 0 नहीं होता है, लेकिन 0 होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है।
यहाँ पर जो सबसे वैल्यूएबल पॉइंट बोला गया है, जनरली नाइट्रेट 0 मेंटेन होना चाहिए, नाइट्राइट 0 मेंटेन होना चाहिए। ये नॉर्मली जब टैंक शुरुआती दौर में रहता है तब बहुत माइन्यूट लेवल में टैंक में रहता है, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, अगर लॉन्ग टर्म मछली नाइट्राइट 0.2 से लेकर 0.5 mg/लीटर में एक्सपोज रहे, मीन्स मतलब आपके टैंक में बहुत दिन से 0.2 नाइट्राइट है, 0.5 नाइट्राइट है, लेकिन फिशेस उसमें जिंदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोज होने की वजह से वो फिश इन्फेक्टेड हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आज के तारीख में आपका नाइट्राइट हाई है लेकिन मछली नहीं मर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल नहीं मरेगा। आज के तारीख में अगर आपके टैंक में नाइट्राइट हाई है तो कल आपके टैंक में मोर्टेलिटी आ सकता है, और ज़रूर आएगा। इसको कल आपको मोर्टेलिटी को चेक करने के लिए आज आपको नाइट्राइट को चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्पीसीज है फिशेस और इन्वर्टिब्रेट के जो 0.1 mg, 0.1, कैन यू इमेजिन, 0.1 mg/लीटर नाइट्राइट भी ले नहीं पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो इतने में ही मर जाते हैं। और कुछ फिशेस थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में उनका दिक्कत होता है। नाइट्राइट लेवल आपको क्या रखना है ये तो आप जान ही गए हैं, लेकिन नाइट्राइट पॉइजनिंग होने से, नाइट्राइट बढ़ जाने से, नाइट्राइट पॉइजनिंग होने से आपके फिशेस में क्या क्या सिम्टम आते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम आते हैं, फिशेस अपना फिन सिंक कर लेते हैं, फिन को बंद कर देते हैं, वो स्विम करते हैं अपर सरफेस ऑफ द वाटर के अपर सरफेस में स्विम करते हैं, वो वेव मेकर के सामने स्विम करते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लो के सामने स्विम करते हैं, क्यों ये भी बता रहा हूँ। और कभी कभी अपने स्किन को, अपने शरीर को पत्थर के साथ घिसते हैं, रगड़ते हैं, सैंड में रगड़ते हैं, ग्लास में रगड़ते हैं, और उनका जो गिल मूवमेंट है, गिल बीट है, जिनका उनका रैपिड होता है, उनका गिल बीट रेट बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मली फिश जो सांस ले रहा है उससे उसका सांस का रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका गिल बीट बहुत बढ़ जाता है। क्यों? फिशेस के शरीर में जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन क्या काम करता है? हेमोग्लोबिन इज अ रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंट इन द ब्लड। जो हमारे शरीर में भी रेड ब्लड सेल है, जो हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है थ्रू एवरी इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। नाइट्राइट बढ़ जाने से हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है मेथाग्लोबिन में। मेथाग्लोबिन खून का ही एक अलग पार्ट है जो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, वेयरएज मेथाग्लोबिन इज अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन। मछली के हेमोग्लोबिन में, ब्लड में जाके स्ट्राइक कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मछली का जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल है, हेमोग्लोबिन, वहां पर जाके हेमोग्लोबिन को वो बदल देता है मेथाग्लोबिन में। मेथाग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, इसलिए मछली का सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। मछली का गिल बीट बहुत बढ़ जाता है, सांस लेने की कोशिश करता है बहुत जल्दी जल्दी, इसीलिए वो वेव मेकर के सामने खड़ा रहता है। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, अनकंफर्टेबल होता है, उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, वो धीमा हो जाता है, धीरे चलने लगता है और धीरे धीरे वो सिकुड़ के मर जाता है। दैट इज ड्यू टू नाइट्राइट पॉइजनिंग एंड हाउ डेंजरस इट इज। और इन्वर्टिब्रेट में क्या होता है? एनीमोन क्या करते हैं? अपने मुंह से अपने स्टोमक को बाहर निकाल देते हैं। एनीमोन का जो मुंह होता है ना, कार्पेट एनीमोन का जो सेंटर होता है, माउथ होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, एनीमोन का जो माउथ है, सेंटर है, वो क्या करता है? अपने स्टोमक को अपने माउथ से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो नाइट्राइट को ले नहीं पाता है। और कोरल का पॉलिप जो होता है वो बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो मर जाते हैं। यू नीड टू नो आपका टैंक में NO2 कितना है, NO3 कितना है, और आपको किस तरह इसे मेंटेन करना है। सो बी केयरफुल एंड बी कॉशियस अबाउट दिस पॉइंट्स। हमारा जो आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज नाइट्रेट। नाइट्रेट, आइडियली नाइट्रेट शुड बी लेस देन 3 mg/लीटर। नाइट्रेट होना तो चाहिए 3 mg/लीटर, बट नाइट्रेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रिफिकेशन। ये जो नाइट्रेट है ये है एंड प्रोडक्ट, मीन्स यही है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट। हालांकि इसे रहना तो 3 mg/लीटर के नीचे चाहिए, लेकिन बहुत सारे फिशेस है जो 550 नाइट्रेट भी टॉलरेट कर लेते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। नाइट्रेट NO3 उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है जितना कि NO2 होता है, इसलिए NO2 बहुत ज़्यादा हार्मफुल है रेदर देन NO3। NO3 तो बहुत फिशेस बहुत ज़्यादा NO3 भी टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन आइडियली एक रीफ टैंक में जितना मिनिमम हो उतना बेहतर हो, वो 30 से लेकर 40 mg/लीटर के बीच में ही मेंटेन होना चाहिए। इससे नीचे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन 30 से 40 के बीच अगर NO3 रहे तो सही है। अगर 100 के नीचे भी रहे तो भी सही है। 100 तक भी NO3 बहुत फिशेस हो, इन्वर्टिब्रेट हो, जो टॉलरेट कर लेते हैं। NO3 इज लेस हार्मफुल rather than NO2. NO2 is much more harmful for any fishes and invertebrates. So आज का टॉपिक, आज का जो पैरामीटर है, आज का जो डिस्कशन है,
हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आपने आज जो टॉपिक जाने, आज का जो भी पैरामीटर हम डिस्कस किए आप देखें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेम्परेचर, पीएच तो मास्टर चीज़ है, यहाँ का मेन फैक्टर है, कार्बोनेट हार्डनेस, केएच और डीएचके, कैल्शियम, फॉस्फेट, एमोनियम, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ये जो 9 टेस्ट हैं, यही 9 टेस्ट को मैंने एक्सप्लेन किया, यही 9 टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है और यही 9 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर हमारे वीडियो से आप अगर कुछ सीख पाए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं। कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे हमारे अगले वीडियो में। कमेंट में भी रिप्लाई देते हैं और अगले वीडियो में भी रिप्लाई देंगे, जो सबके लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा, सबको जानना चाहिए होगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ये नॉलेज पहुँचे, ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यूं ही आभारी व्यक्त करता रहूँगा। सिस्कप्स के साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है, जानने और बताने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। आप लोगों की आशीर्वाद और दुआ है जो मुझे आगे भी लेके जाएगा, ये मुझे पूरे यकीन है आपकी दुआ पर और महादेव के आशीर्वाद पर। जय हिंद, हर हर महादेव।